मैरी जल्दी उठती है और स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार होती है। उसके चाचा फ्रैंक नाश्ता बनाते हैं। वह सिर्फ उसके चाचा नहीं बल्कि पिता भी हैं। मैरी की मां के निधन के बाद उन्होंने ही उसे पाला है। लेकिन मैरी उदास है और स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं। उसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं, पर उसके चाचा कहते हैं कि उसे स्कूल जाना होगा। फिर मैरी बस से स्कूल जाती है। पहले क्लास में उसकी गणित की शिक्षिका बॉनी बच्चों को जोड़ घटाना सिखा रही है। इस बीच मैरी ऊब जाती है क्योंकि शिक्षक बहुत सरल समीकरण सिखा रही हैं। बॉनी मैरी के अशिष्ट व्यवहार से परेशान होकर कहती है कि वह बोलने से पहले हाथ उठाए। फिर बॉनी उसे कुछ कठिन प्रश्न पूछती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैरी अपनी कम उम्र के बावजूद उन सवालों का जवाब दे देती है। फिर बॉनी उसे गणित में एक बड़ी संख्या को गुणा करने का सवाल पूछती है। छात्र कैलकुलेटर से जवाब ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलता। साथ ही मैरी जवाब देने में देर करती है, जिससे बॉनी को लगता है कि मैरी को जवाब नहीं पता। फिर वह पाठ समाप्त कर देती है। अचानक मैरी उत्तर दे देती है। बॉनी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और कुछ नहीं कह पाती। उसी समय बॉनी संख्याओं की गणना करती है और हैरान रह जाती है कि मैरी का उत्तर सही है। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य नए छात्रों का स्वागत करती हैं। मैरी उससे रूखे ढंग से बात करती है और किशोरी की तरह बोलती है। फिर वह प्रधानाध्यापिका से कहती है कि फ्रैंक को बुलाएं ताकि वह उसे यहाँ से ले जाए। थोड़ी देर बाद उसके चाचा आते हैं और उसे घर ले जाते हैं। बॉनी फ्रैंक को देखकर समझती है कि वह हर शुक्रवार बार जाता है। उसे लगता है कि वह भावनात्मक रूप से टूटा है। बॉनी फ्रैंक से मिलती है और बातचीत शुरू होती है। वह मैरी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह चिंतित है क्योंकि यह उसका स्कूल का पहला दिन है। बॉनी कहती है कि वह लड़की के व्यवहार पर बात नहीं करना चाहती। वह बताती है कि मैरी प्रतिभाशाली है और अपनी उम्र के लिए कठिन सवालों का जवाब देती है। फ्रैंक बताते हैं कि मैरी ने गणितीय समाधान हल करना सीखा है, जैसे शिविरों में बिना कैलकुलेटर के किया जाता था। वह कहते हैं कि आश्चर्यचकित न हो क्योंकि उन्होंने यह तरकीब 8 साल पहले सीखी थी। फ्रैंक मैरी के साथ घर लौटता है। वह बंदरगाह में नावों की मरम्मत करता है और मैरी से कहता है कि उसने वादा तोड़ा। वे तय करते हैं कि वह बाकी बच्चों और शिक्षकों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाएगी क्योंकि वह चाहता है कि वे उसे सामान्य बच्चे की तरह देखें। बच्चा मैरी फिर से माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद वे समुद्र में नाव पर जाते हैं और मैरी अपनी बिल्ली संग समुद्र तट पर खेलती है। रोज मैरी स्कूल जाती है और बच्चों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करती है। आज मैरी की परीक्षा है। बॉनी छात्रों को पेपर देती है। जैसे ही वह पेपर देती है, मैरी कहती है कि उसने परीक्षा खत्म कर ली है, लेकिन बॉनी को आश्चर्य नहीं होता। फिर बॉनी उसे विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा देती है। वह मैरी का स्तर जानना चाहती है और देखना चाहती है कि वह इसे हल कर सकती है या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से मैरी बिना समस्या के परीक्षा खत्म कर लेती है और आत्मविश्वास से शिक्षक को देखती है। कक्षा के बाद बॉनी मैरी के परिवार का नाम जानने जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी मां डायने हैं, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और उन्होंने कठिन समीकरण हल किए जिससे उनके क्षेत्र में बड़ा नाम है। दुनिया को यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे हल करें, लेकिन मैरी की मां ने अज्ञात कारण से आत्महत्या की और उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके चाचा फ्रैंक ने उसे पाला। बॉनी बार में फ्रैंक से मिलने जाती है। वह कहती है कि उसे मैरी की सच्चाई जाननी है और उसे वह परीक्षा दिखाती है जो मैरी ने हल की थी। फ्रैंक बताते हैं कि उनकी एक डेट थी, लेकिन उनकी बहन मैरी की मां कुछ कहना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि जब वह लौटेंगे तो बात करेंगे, लेकिन जब वह डेट से लौटे तो मैरी को अकेले सोफे पर पाया और उनकी बहन ने बाथरूम में आत्महत्या कर ली थी। फिर वह कहता है कि मैरी के पिता ने तब से परिवार को छोड़ दिया जब मैरी छोटी थी और कहता है कि उस दिन से मैरी का व्यवहार बदल गया। लेकिन बॉनी बताती है कि मैरी सच में प्रतिभाशाली है। फ्रैंक कहते हैं कि वह यह जानते हैं लेकिन नहीं चाहते कि कोई इसे जाने ताकि मैरी को किसी भी छात्र की तरह ट्रीट किया जाए। अगले दिन मैरी बस में होती है और सभी के पास जानवरों पर प्रोजेक्ट है। सभी छात्रों ने अपने काम के लिए डिजाइन बना लिया है। एक बच्चा अपने प्रोजेक्ट के साथ चल रहा है, लेकिन एक बदमाश बच्चा उसे गिरा देता है और उसका प्रोजेक्ट टूट जाता है। गुस्से में मैरी उस बदमाश के चेहरे पर बड़ी किताब से मारती है और उसे चोट लग जाती है। बाद में मैरी की हरकत की वजह से फ्रैंक को बुलाया जाता है और वह प्रधानाचार्य के पास जाता है। प्रधानाचार्य कहती हैं कि वह जानती हैं कि मैरी प्रतिभाशाली है और उसे ऑक्स अकादमी में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति दे सकती हैं। फ्रैंक बताता है कि उसके परिवार को ऑक्स गणित स्कूलों से समस्याएं थीं और वह नहीं चाहता कि मैरी भी वैसे ही कष्ट सहे। वह कहता है कि वह इस छात्रवृत्ति से सहमत नहीं होगा। अगले दिन मैरी ने अपनी हरकत के लिए सभी बच्चों से माफी मांगी।
वह कहती है कि अब वह किसी को नहीं मारेगी। फिर वह पूरी कक्षा से उस बच्चे के लिए ताली बजवाती है जिसका प्रोजेक्ट टूट गया था और कहती है कि वह सबसे अच्छा था। फ्रैंक उसे घर ले जाता है ताकि वह दादी एवलिन से मिल सके। यह पहली बार है जब मैरी उन्हें देखती है। इस दौरान दादी मैरी को एक महंगा लैपटॉप देती हैं और कहती हैं कि इस पर एक गणित की किताब है। मैरी कहती है कि उसने यह किताब पहले ही पढ़ ली है और अब वह उच्च स्तर पर है। थोड़ी देर बाद एवलिन फ्रैंक के साथ जाती है। वह बताता है कि उसे पता है कि प्रधानाचार्य ने बुलाया था और आने को कहा था। फिर वह पूछता है कि वह 7 साल बाद अपनी पोती से मिलने क्यों आई है। इस पर एवलिन कहती है कि यह बताने का सही समय या स्थान नहीं है और कहती है कि जहां वे रहते हैं वह जगह उनके लिए सही नहीं है। फिर एवलिन चलने लगती है क्योंकि वह जवाब नहीं देता। फ्रैंक घर में जाता है और देखता है कि मैरी लैपटॉप पर गणित पढ़ रही है। वह कुछ सोचता है और फिर एवलिन के पास लौटता है। वह कहता है कि उसकी बहन डायन ने नोट में लिखा था कि मैरी को उसकी दादी के साथ न रहने दें और वह चाहती है कि मैरी सामान्य जीवन जिए। लेकिन एवलिन कहती है कि वह मैरी को बेहतरीन जीवन दे सकती है। फ्रैंक उसे रोककर कहता है कि वह नहीं चाहता कि मैरी गणितज्ञों के बीच रहे और वह ऐसा नहीं होने देगा। इस समय एवलिन घबराई हुई है और कहती है कि वह मैरी के जीवन के बारे में अच्छा सोचे, नहीं तो वह कस्टडी के लिए केस करेगी। एक दिन फ्रैंक घर में काम कर रहा होता है और देखता है कि मैरी हमेशा गणित की किताब पढ़ती रहती है। वह उसे बाहर जाने को कहता है लेकिन वह घर में रहकर पढ़ाई पसंद करती है। फ्रैंक उसे जबरदस्ती बाहर भेजता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अंतर्मुखी बने। कुछ समय बाद एवलिन पहली बार मैरी की कस्टडी के लिए फ्रैंक के खिलाफ केस दर्ज करती है। सत्र खत्म होता है और मैरी के रहने की जगह की जांच के बाद एक और दिन अपील होती है। एवलिन के वकील कहते हैं कि मैरी अपने चाचा के साथ अनुपयुक्त घर में रहती है। फ्रैंक रोबर्टा, उनकी पड़ोसी, से कहता है कि आज रात मैरी को रख लें। रोबर्टा मैरी की मां जैसी हैं और उसे प्यार करती हैं। इस बीच फ्रैंक बार में बॉनी से मिलता है। वह बताती है कि मैरी की कस्टडी के बारे में सुनकर वह दुखी हुई और जानती थी कि वह यहाँ मिलेगी। फिर वे रात भर बातें करते हैं। इस बीच बॉनी पूछती है कि आपको किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन साफ है कि वह उदास है क्योंकि उसे मैरी को खोने का डर है। फिर वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इस समय फ्रैंक के घर जाते हैं। बॉनी को उस व्यक्ति के साथ होने पर गिल्ट होता है, अपनी छात्रा की अकेली संरक्षक। अगले दिन मैरी रोबर्टा के घर से निकलकर फ्रैंक से मिलने जाती है लेकिन वहाँ अपने शिक्षक को पाती है और बॉनी की ओर हंसती है। बॉनी शर्मिंदा है और जल्दी चलने लगती है। फ्रैंक घबराकर मैरी से बात करता है और उस पर चिल्लाता है क्योंकि वह बिना पूछे रोबर्टा के घर गई थी। वह उसे दोष देता है क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा किया और कहता है कि उसके कारण वह खुद के लिए समय नहीं ले पाता। इसलिए मैरी रोती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक माफी मांगता है जो हुआ उसके लिए। फिर फ्रैंक को अदालत से पत्र मिलता है। अदालत कहती है कि मैरी को 2 दिन अपनी दादी के पास रहना होगा। मैरी अपनी दादी एवलिन के पास जाती है जो उसे उसकी मां डायने की तस्वीरें दिखाती हैं। इस दौरान बॉनी फ्रैंक से बात करती है और बताती है कि वह स्कूल से निकाले जाने से डरती है क्योंकि उसने जो किया। अगले दिन एवलिन मैरी को विश्वविद्यालय ले जाती है और सम्मान की दीवार दिखाती है। वहाँ 7 खाली तस्वीरें हैं। एक को छोड़कर ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इतिहास के सबसे कठिन 7 गणितीय समीकरण हल किए। फिर वह नेवियर स्टोक्स समीकरण की तस्वीर दिखाती है जिसके नीचे डायन का नाम है। यह इसलिए है क्योंकि डायन इसे हल करने वाली थी लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। वह मैरी से कहती है कि अगर डायन ने इसे हल किया होता तो उसे भौतिकी और गणित में नोबेल पुरस्कार मिलता। मैरी कहती है कि एक दिन उसकी तस्वीर भी इस दीवार पर होगी। फिर एवलिन उसे गणितज्ञ के पास ले जाती है जो मैरी से कठिन समीकरण हल करने को कहता है लेकिन मैरी इसे नहीं कर पाती क्योंकि वह तनाव में है। एवलिन गणितज्ञ पर नाराज होती है क्योंकि वह मैरी को जल्दी समीकरण हल करने के लिए भ्रमित करता है और फिर वे चलते हैं। रास्ते में मैरी बताती है कि समीकरण में गलती है। फिर एवलिन गणितज्ञ के पास लौटती है और कुछ देर बाद मैरी गलती सुधार कर समीकरण हल कर देती है। गणितज्ञ और एवलिन उसकी प्रतिभा से चकित रह जाते हैं। निवास की अवधि खत्म होने पर मैरी घर जाती है और उसके चाचा स्वागत करते हैं। फिर मैरी फ्रैंक से कहती है कि वह दादी एवलिन से प्यार करती है लेकिन उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वह हुक्म चलाती हैं। फ्रैंक वादा करता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन अदालत में मैरी की हिरासत का मामला चलता है। एवलिन मैरी के पिता को बुलाती है जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा लेकिन वह एवलिन के संरक्षक के रूप में आते हैं।
इस समय फ्रैंक के वकील दिखाते हैं कि वह कभी उसके अभिभावक नहीं थे, उसने उसे पहले नहीं देखा था, न ही उसके बारे में पूछा। और न्यायाधीश फ्रैंक के पक्ष में जब फ्रैंक घर आता है तो वह मैरी को बताता है कि उसने अदालत में उसके पिता को देखा, लेकिन मैरी रो रही है क्योंकि उसके पिता उससे मिलने नहीं आते। फ्रैंक मैरी और रॉबर्टा को अस्पताल ले जाता है। वह मैरी को कुछ दिखाना चाहता है जिससे वह खुश हो। वे इंतजार करते हैं लेकिन नहीं जानते कि फ्रैंक क्या दिखाना चाहता है। फ्रैंक शायद गर्भवती बेटी वाले परिवार को देखने का इंतजार कर रहा है। बेटी के जन्म पर वे खुश होते हैं और अस्पताल में जश्न मनाते हैं। बाद में फ्रैंक मैरी को बताता है कि यही ठीक हुआ था जिस दिन वह पैदा हुई थी। वे रात अस्पताल में परिवारों को जन्म का जश्न मनाते हुए देखते हुए बिताते हैं। मैरी मासूमियत से उनके साथ जश्न मनाती है। अदालत के कई सत्रों के बाद फ्रैंक के वकील उससे बात करते हैं और एक प्रस्ताव देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि मैरी को एक देखभाल गृह में दाखिल किया जाए ताकि उसे एक अच्छा परिवार गोद ले सके। फ्रैंक घबरा जाता है लेकिन वकील उसे मदद का सुझाव देता है और बताता है कि यह दोनों के लिए सही समाधान है। वकील फ्रैंक को चेतावनी देता है कि जज एवलिन को मुकदमा जीतने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वह अमीर है और मैरी को बेहतर जीवन दे सकती है। इसके बाद वह फ्रैंक से कहता है कि सुझाव पर विचार करे और चला जाता है। अगले दिन फ्रैंक वकील की बात मानकर मैरी को गोद लेने वाले अच्छे परिवार से मिलने जाता है। फिर वह मैरी को उनकी देखभाल में देने के लिए मान जाता है। इसके बाद मुकदमा बिना हार जीत के खत्म हो जाता है, इसलिए फ्रैंक मैरी को उसके नए घर ले जाता है। जब वह रोती है तो कहती है कि उसे अकेला न छोड़े। वह कहता है कि महीने में एक बार उसे अपने और रॉबर्टा के साथ रहने ले जाएगा। फिर जब वह बड़ी होगी तो वह उसके साथ रहने का चुनाव कर सकती है। वह रोती है और बताती है वह वादा करता है कि हमेशा रहेगा और अब वह वादा तोड़ रहा है। फ्रैंक उसे गले लगाने आता है पर वह रोते हुए उसे मारती है। जब वह जाता है मैरी चिल्लाती है कि फ्रैंक उसे अकेला छोड़ देगा। कुछ देर बाद बॉनी फ्रैंक के पास जाती है और उसे शांत करती है। जब वह काम करता है तो मैरी की बातें करता रहता है और बॉनी को उनके पालन पोषण के बारे में बताता है। वह दुखी है क्योंकि इस बार उन्होंने उसे ले लिया। फ्रैंक घबराया है और बॉनी को छोड़ देता है। अगले दिन बॉनी को मैरी की बिल्ली गोद लेने के लिए मिलती है। वह विज्ञापन की फोटो फ्रैंक को भेजती है। फ्रैंक अपनी नौकरी छोड़कर पशु आश्रय फ्रैंकेनस्टाइन जाता है। वहां उसे पता चलता है कि किसी ने जिसे बिल्लियों से एलर्जी है बिल्ली भेजी थी। फ्रैंक सुनिश्चित करता है कि यह एवलिन ही है क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी है और जो लोग मैरी को ले गए वे एवलिन से जुड़े हैं। फ्रैंक और रॉबर्टा उनके पास जाती है और देखती है कि मैरी अपनी दादी एवलिन के साथ है। वह मैरी से साथ चलने को कहता है लेकिन मैरी मना करती है और बाहर भाग जाती है। फ्रैंक मैरी के पास जाने से पहले एवलिन के लिए एक नोटबुक छोड़ता है। यह मैरी की मां की लिखी थी। एवलिन को पता चलता है कि उसकी बेटी डायने ने निधन से पहले नेवियर स्टोक्स समीकरण हल किया था। अब भविष्य में समीकरण हल करने के लिए मैरी की कस्टडी का एवलिन का प्लान फेल हो जाता है। बाहर फ्रैंक मैरी को गले लगाता है। वह उसे मारती है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ा था। फ्रैंक माफी मांगता है और वादा करता है कि ऐसा फिर नहीं होगा। मैरी रोती है और कहती है कि उसकी बिल्ली छीन ली गई। फ्रैंक उसे शांत करता है और बताता है कि बिल्ली उसके पास है। फिर वे इवेलिन के पास लौटते हैं और फ्रैंक उससे अकेले में बात करता है। इस बीच इवेलिन कहती है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है। वह यह भी कहती है कि अगर डायने ने सच में समीकरण हल किया होता तो वह सबको बता देती। फ्रैंक बताता है कि डायने ने कहा था कि यह नोटबुक इवेलिन की मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हो। इवेलिन चौंक जाती है और फ्रैंक उसे नोटबुक के साथ अकेला छोड़ देता है। फिर वह मैरी को लेकर घर लौटता है। उसे नोटबुक नहीं देनी चाहिए थी लेकिन उसने ऐसा मैरी की देखभाल के लिए किया। कुछ मिनट बाद एवलिन नोटबुक खोलती है और पन्नों पर अपनी बेटी के आंसू देखती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को आत्महत्या से पहले दुखी कर दिया था। साथ ही वह रोते हुए गणितज्ञ से बात करती है ताकि दुनिया जान सके कि उसकी बेटी डायने ने नेवियर स्टोक्स समीकरण हल किया है। कुछ महीनों बाद मैरी छोटी उम्र में ही विश्वविद्यालय की छात्रा बन जाती है। फ्रैंक उसे लेक्चर के बाद ले जाता है और वे खेल के मैदान में जाते हैं। वहां वह अपने दोस्त के साथ बाकी बच्चों की तरह खेलती है।